ऊपर से बिल्कुल टारगेट रहता है, तो आपको कॉल कर के परेशान करते हैं भाई। और आपके जो इंस्पेक्टर हैं, जो आपके एसपी हैं, जब कोई मीटिंग वगैरह होती है, तो वो आपको धमकी देते हैं। किसकी धमकी देते हैं? कहीं कि आप हम आपको पुट ऑफ कर देंगे, आपके ऊपर चार्जशीट कर देंगे। ऐसी-ऐसी धमकियाँ मिलती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। मैं हूँ आपका दोस्त कमल बरोदिया। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीडीएस को जो टारगेट दिया जाता है, उसके रिगार्डिंग। जीडीएस को जो टारगेट्स को लेके कितना उस प्रेशर डाला जाता है और उनकी जो मेंटल हैरेसमेंट होती है वो कैसे होती है, वो सब कुछ आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो जीडीएस रिलेटेड वीडियोज बनाते हैं, बट कोई भी इस चीज़ को नहीं दिखाता है कि जो रियलिटी है जीडीएस टारगेट्स की, और इसके पीछे जो कितनी मेंटल हैरेसमेंट होती है, उसके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में पता होना चाहिए सबको। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इस वीडियो में जो भी आगे बोलने वाला हूं, वो सब कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातों पे बोल रहा हूं। जो भी मैंने कुछ फेस किया है, वही सब कुछ मैं आगे बोलने वाला हूं। जो रियल में यहाँ पे 3-4 महीने में मेरे साथ में जो हुआ है, जो मैंने यहाँ पे आके देखा, जो सब कुछ मैंने फेस किया, जो प्रेशर, जो मेंटल हैरेसमेंट, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि होती है, वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जीडीएस टारगेट्स होते हैं, एक्चुअली में वो टारगेट्स किस चीज़ के होते हैं, किस चीज़ के टारगेट्स हमको दिए जाते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस में वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, जैसे कि एसबी अकाउंट्स, आरडी अकाउंट्स, टीडी अकाउंट्स, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स। ये अकाउंट्स के अलावा यहाँ पे पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का काम होता है ना, जस्ट लाइक जो हमारा एलआईसी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, ऐसे ही सेम पोस्ट ऑफिस भी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। उसी को हम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बोलते हैं। वो स्कीम्स ही पोस्ट ऑफिस के अंदर होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास होता है आईबीपीवी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसके भी हमको अकाउंट ओपन करने होते हैं। और आईपीपीवी के अंडर ही एक पॉलिसी होती है, जीएजी पॉलिसी। एक एक्सीडेंटल पॉलिसी है, ये टाटा से कोलैबोरेशन करके हमारे ये पोस्ट ऑफिस के अंदर लाई गई है। तो दोस्तों, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनका ही हमको टारगेट दिया जाता है कि जैसे कभी टारगेट आ गया कि आपको पोस्ट ऑफिस के जो अकाउंट होते हैं, पीओएसबी अकाउंट, जैसे आरडी, टीडी, सुकन्या, ये अकाउंट्स जो होते हैं, इनके आपको 40 खाते ओपन करने हैं या 30 खाते आपको ओपन करने हैं। आपको एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि इस टाइम लिमिट के अंदर आपको इतने खाते ओपन करके देने हैं। ऐसे करके कभी-कभी टारगेट आ जाता है पीएलआई का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, कि आपको ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, इतनी पॉलिसीज आपको बेचनी है, या फिर मतलब उसमें प्रीमियम का टारगेट रहता है कि इतने प्रीमियम को कम से कम आपको पॉलिसी बेचनी है। जैसे कि 10 लाख, तो जो आप पॉलिसी बेचोगे उसका 10 लाख प्रीमियम कम से कम इतना होना चाहिए, जितनी सारी पॉलिसियों का मिला के। तो इतना ऐसे करके आपको पॉलिसी का टारगेट मिलता है। सेम ऐसे ही आईपीपीवी का टारगेट भी मिलता है, उसमें आपको प्रीमियम अकाउंट्स ओपन करने होते हैं और जीएजी पॉलिसी भी उसको बेचनी होती है। तो ऐसे करके आपको हर एक जो सर्विसेज है पोस्ट ऑफिस के अंडर, उस सब के टारगेट आपको, कभी किसी का टारगेट आ गया, कभी दूसरी चीज़ का टारगेट आ गया, ऐसे टारगेट चलते रहते हैं। तो ये टारगेट जो हमको दिए जाते हैं, वो सब इन चीज़ों से रिलेटेड दिए जाते हैं। ये तो हमारी बात हो गई कि टारगेट किस चीज़ के दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने में क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो टारगेट्स हमारे लिए मेंटल हैरेसमेंट कैसे बन जाते हैं। तो दोस्तों, आपको टारगेट दिए जाते हैं ऊपर से, आपको उनको अचीव करने के लिए लोगों के पास जाना होता है, लोगों को समझाना होता है। और हमारी जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम, जैसे कि टारगेट्स आया आपके पास पीओएसबी अकाउंट्स का, तो लोगों के पास आप जाओगे, पीओएसबी अकाउंट्स के बारे में लोगों को बताओगे, समझाओगे सब कुछ, बहुत ही अच्छे से आपने सबको समझा दिया। जैसे कि आपके बीओ में 8 गाँव हैं, तो 8 गाँव में आप लोगों के पास गए, सबको समझाया। आप इतनी मेहनत करते हो, टारगेट के टाइम पे इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि एक बीपीएम, वैसे हमारा टाइमिंग 4 घंटे का रहता है, लेकिन अ, 4 घंटे तो छोड़ो, 5-5, 6-6, कभी-कभी तो 7 8-8 घंटे हो जाते हैं हमको काम करते-करते, फील्ड पे घूमते हुए। क्योंकि गाँव टू विलेज टू विलेज हमको ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है दोस्तों। तो ऐसे करके बहुत मेहनत लगती है। इसके बाद भी, आपकी इतनी मेहनत करने के बाद भी, जो क्या टारगेट मीट होते ही नहीं है दोस्तों। मुश्किल से आपको जैसे 50 अकाउंट्स का टारगेट आया, तो मुश्किल से ही आपके 8 अकाउंट, 10 अकाउंट, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया।
किसी के 2-2 3-3 अकाउंट्स ही ओपन हो पाते हैं भाई। अब ऐसा क्यों होता है? अब ऐसा इसलिए होता है कि लोगों को, जो गाँव के लोग हैं वो आसानी से अकाउंट्स ओपन नहीं करवाते। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि जो गाँव के लोग हैं, वो गाँव में मोस्टली लोग रहते हैं, वो गरीब होते हैं। और दोस्तों, ये सेविंग से रिलेटेड, जैसे पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट्स, आरडी अकाउंट, तो ये कौन ओपन करवाएगा? जिसकी एक्स्ट्रा इनकम हो, जिसको सेविंग करना हो, वो ही ओपन करवा सकता है। अब किसी के पास एक्स्ट्रा इनकम है ही नहीं, कोई अपना घर ही मुश्किल से चला रहा है, तो वो कैसे ओपन करवा सकता है ये अकाउंट्स? तो भाई, अकाउंट्स ओपन होते नहीं हैं ये। और दूसरी बात, और जो गाँव में जैसे कोई कैपेबल है अकाउंट्स ओपन करवाने का, तो उसके पहले से ही अकाउंट्स ओपन हो रखे हैं, जैसे कि और गाँव में एक मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, कि सुकन्या समृद्धि जो अकाउंट है, वो और लोग आसानी से अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, क्योंकि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में बहुत ज़्यादा फायदा देती है गवर्नमेंट, तो वो अकाउंट ओपन हो जाते हैं। लेकिन गरीब लोग हैं, वो सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी ओपन नहीं करवा पाते। ऐसे ऐसे भी गाँव में लोग रहते हैं इतने गरीब कि वो नहीं कर पाते। और सेविंग्स रिलेटेड अकाउंट तो बिल्कुल ओपन नहीं हो पाते, जैसे आरडी अकाउंट्स वगैरह। बहुत ही कम आरडी अकाउंट्स गाँव में ओपन होते हैं। तो दोस्तों, गाँव में ये प्रॉब्लम रहती है। और जो लोग कैपेबल हैं, उनके पहले से ही अकाउंट्स ओपन होते हैं, जो आपसे पहले जो वहाँ पे बीपीएम रहे होंगे, पहले से ही उनके अकाउंट्स ओपन कर देते हैं। तो जो न्यू अकाउंट्स हैं, वो ढूँढना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। मतलब मिलते ही नहीं है, बहुत कम न्यू अकाउंट्स आपको मिल पाते हैं। लेकिन आपसे ऊपर से बिल्कुल टारगेट रहता है, तो आपको कॉल कर के परेशान करते हैं भाई। और आपके जो इंस्पेक्टर हैं, जो आपके एसपी हैं, जब कोई मीटिंग वगैरह होती है, तो वो आपको धमकी देते हैं। किसकी धमकी देते हैं? कहीं कि हम आपको पुट ऑफ कर देंगे, आपके ऊपर चार्जशीट कर देंगे। ऐसी-ऐसी धमकियाँ मिलती हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूँ कि अभी हमारे रिसेंट का ही एक इंसिडेंट है कि मेरा एक जो फ्रेंड है, वो भी बीपीएम ही है। तो वो एसपी सर वहाँ पे मीटिंग के लिए आए होंगे, तो उससे कुछ क्वेश्चन कर लिए एसपी सर ने। तो वो कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं कर, मतलब 2-3 क्वेश्चन किए थे, उसमें 2 के उसने आंसर दे दिए थे। एक किसी का वो आंसर नहीं दे पाया। तो इसी बात पे एसपी सर उसको धमकी देने लगे चार्जशीट देने की। हालाँकि उन्होंने दी तो नहीं, लेकिन वो उससे बोलने लगे, तो ये तेरे को चार्जशीट दे दूँगा, ऐसा-वैसा करके। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कितनी गलत बात है ये, कि एक तो हम लोग इतनी मेहनत से काम करते हैं, गाँव-गाँव जाते हैं भाई। गाँव विलेज टू विलेज ट्रैवल करने में, फील्ड पे काम करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई, ये बिल्कुल फैक्ट है। और इतने इसके बाद भी हमको ऐसे ट्रीट किया जाता है, जैसे कि हम कुछ हो ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत ही बुरी चीज़ लगती है। तो और दोस्तों, टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए आपको जैसे ऊपर से वो कॉल करते हैं, तो कॉल करने का उनका ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ वर्किंग आवर्स में कॉल करेंगे। वो आपको मॉर्निंग में कॉल कर देते हैं, दोपहर में कॉल करेंगे, इवनिंग, मतलब दिन में 4-4 5-5 बार आपको कॉल कर के परेशान किया जाता है। टारगेट्स हर बार एक ही बात बोली जाती है, टारगेट्स लाओ, टारगेट्स लाओ, टारगेट्स कंप्लीट करो। एसपी सर का ऑर्डर है, इनका ऑर्डर है। ओवरसियर आपको यही, उनका एक ही काम है, आपको परेशान करना। वो आपको कॉल करेंगे, टारगेट्स के बारे में बोलेंगे, आपको बिल्कुल अनॉय कर देंगे, बिल्कुल आप चिड़चिड़े हो जाओगे। और दोस्तों, इतना ज़्यादा आपको परेशान कर देते हैं कि आपका कहीं पे मन भी नहीं लगता। मेरे केस में दोस्तों, कि मतलब मैं हूँ और मेरा एक फ्रेंड भी मेरे साथ में लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमारी हालत हो जाती है कि भाई, मतलब खाना खाने का भी मन नहीं करता यार। मतलब बहुत बेकार हालत हो जाती है दोस्तों। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा कि उस टाइम पे कैसी फीलिंग आती है। दोस्तों, ऐसा मन करता है कि अभी जाओ और जॉब छोड़ दो, बिल्कुल रिज़ाइन दे दो जॉब से। दोस्तों, बहुत बेकार मन करता है। तो अभी मुझे 4-5 महीने हुए हैं जॉइन किए हुए। 4-5 महीने में इतनी बार तो जॉब छोड़ने का ख़्याल आ गया दोस्तों। और क्या पता, हो सकता है कि अगली वीडियो में जॉब छोड़ने पे ही बना रहा हूँ कि मैंने जॉब छोड़ दी है। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं ये लोग। ये वाली बात तो है टारगेट्स को लेके। और टारगेट्स कंप्लीट करवाना दोस्तों, अकाउंट ओपन करवाना, ये हमारे हाथ में तो है नहीं है। हम तो बस इतना कर सकते हैं, कस्टमर को समझा दिया, इसके बाद कस्टमर के ऊपर है वो चीज़, कि वो अकाउंट्स ओपन करवाना चाहें या नहीं चाहें। अब दोस्तों, इसमें एक और चीज़ होती है, मेंटल हैरेसमेंट कैसे बन जाती है हमारे लिए, तो मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपके अकाउंट्स ओपन नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर तो वो डालते ही हैं, तो आप परेशान होके खुद के अकाउंट्स ओपन कर देते हो। एक जीडीएस क्या करे? और अब ऊपर से आप जैसे उसको 50 अकाउंट्स का टारगेट मिला है, उसके अकाउंट्स 10 ही ओपन हो पा रहे हैं, तो बाकी 40 अकाउंट्स कहाँ से वो पूरे करे वो? तो भाई, जीडीएस को खुद के पैसे से खाते खोलने पड़ते हैं। जैसे कि आरडी अकाउंट्स ओपन होता है 100 रुपए में, तो आप 100-100 के अकाउंट्स ओपन कर दिए, आपने 30 अकाउंट्स ओपन कर दिए, तो 3000 रुपए आपके उसमें लग गए। ऐसे करके जीडीएस से अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं दोस्तों।
तो और जो हमारे ओवरसियर होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, वो खुद हमसे ज़बरदस्ती अकाउंट ओपन करवाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। वो खुद ज़बरदस्ती हमसे खुद के अकाउंट्स ओपन करवाते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपको कस्टमर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप आपके परिवार के खोलो, आपकी फैमिली के खोलो, हमें तो खाते से मतलब है, हमें और कुछ मतलब नहीं है। आप कहाँ से ला रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपको टारगेट तो करना पड़ेगी, वो बस उनका एक ही जवाब रहता है। तो ऐसे करके दोस्तों अब आप खुद सोचिए कि एक जीडीएस जिसको 15-16 हज़ार रुपए की सैलरी मिल रही है, उसमें वो उसका जैसे अभी तो पहले तो क्या होता था कि जो वहाँ पे के बीपीएम थे और उसी गाँव के होते थे, लेकिन अभी तो दूर-दूर से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लोग आप जॉब करने के लिए आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि वहाँ पे जाके हमको पोस्ट ऑफिस भी खुद किराए से वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के लिए रूम लेना पड़ता है, हमारे रहने का रूम लेना पड़ता है, हमारा खर्चा होता है वहाँ पे और आप विलेज टू विलेज ट्रैवल करते हो, उसमें भी आपको बाइक से जाते हो तो पेट्रोल वगैरह लगता है, आपका बस से जाते हो तो भी आपको उसमें आपका खर्चा होता है। तो दोस्तों ऐसे आपके एक्सपेंसेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपकी सेविंग उसमें बिल्कुल नहीं हो पाती। ऊपर से आप खुद के अकाउंट रुपए से आप वहाँ पे खाते खोल रहे हो, तो और आपको वो इतना गंदा लगता है ना कि मैं बता नहीं सकता भाई। बहुत ही गंदा लगता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी जो मोस्टली जो लोग आ रहे हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, तो अभी हम ये सोच के आ रहे हैं कि भाई ये पार्ट टाइम जॉब हो जाएगी यहाँ पे, जैसे 4 घंटे का जॉब है, बाकी टाइम 4 घंटे जॉब करने के बाद हम जॉब करेंगे, बाकी टाइम हम पढ़ाई करेंगे। ऐसे सोच के हम सब लोग आ रहे हैं आगे, जैसे आगे फ्यूचर में हमको और सब लोग यही सोच के आ रहे हैं कि आगे फ्यूचर में हम पढ़ाई करते रहेंगे और इसके साथ में जॉब भी करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इतना मेंटल प्रेशर कर दिया जाता है, आपको इतना मेंटल डिस्टरबेंस हो जाता है कि आप पढ़ाई कर ही नहीं पाते भाई। पढ़ाई करना तो दूर की बात है, आपको डर न लगने लगता है कि आप कभी घर पे होते हो, तो आप मोबाइल से डर लगने लगता है। किसी का रिंग आता है तो भाई ऐसा लगता है कि कहीं ओवरसियर सर का तो नहीं आ गया, कहीं इंस्पेक्टर का कॉल तो नहीं आ गया। आप एक सहमा-सहमा सा रहने लगता है आदमी यहाँ पे आके। भाई बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर तो बहुत ज़्यादा देते हैं भाई, ये तो बात पक्की है। और दोस्तों आप ये खुद सोच सकते हैं कि कोई आदमी यहाँ पे आया है इस जॉब करने के लिए और वो उसकी खुद पूरी मेहनत भी कर रहा है, उसके बाद भी उसके अकाउंट्स ओपन नहीं हो पा रहा है और उसको खुद के पैसे से अकाउंट्स ओपन करने पड़ रहे हैं और इस सारे चक्कर में उसके इतना मेंटल प्रेशर है कि वो आगे पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा है, तो भाई उसके आगे फ्यूचर भी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे करके भाई ये मेंटल प्रेशर हो जाता है हमारे और ये इतनी मेंटल हेरेसमेंट हो जाती है कि आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इसमें। मेरी और दोस्तों इस सब के बाद भी अगर आप जैसे वहाँ पे जाके बोलते हो कि सर अकाउंट्स ओपन नहीं करवा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करवा रहे हैं वैसे, तो वो आपको वहाँ पे बोलते हैं कि तो आप फिर जॉब क्यों कर रहे हो? आप जॉब छोड़ दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। ऐसे करके आपको बोला जाता है वहाँ पे। और जैसे कभी-कभी तो जैसे मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में जैसे आपको ये हर 2-3 महीने में मीटिंग होती रहती है, तो वहाँ पे आपको डराया जाता है कि आपको पुट ऑफ कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर आपने टारगेट्स पूरे नहीं किए तो। ऐसा कर के आपको बहुत ज़्यादा डराया भी जाता है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल एक डर का माहौल क्रिएट कर दिया जाता है और जीडीएस के ऊपर हमेशा ऐसा प्रेशर सा फील रहता है। कभी हम खुद को फ्री फील नहीं करते। जैसे कि बाकी और जो जॉब होती हैं उनमें क्या होता है कि हम ऑफिस में गए वहाँ पे जाके जितना भी वर्कलोड होता है वो सब ऑफिस में होता है। घर पे आके तो हमको सुकून मिलता है कि नहीं चलो कि घर घर जॉब से हम आ गए, घर पे आके हम अब सुकून से रह सकते हैं। लेकिन ये जीडीएस की जॉब है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे घर पे आके भी आपको बिल्कुल फ्री फील नहीं होता। आप घर पे भी आपको मतलब एक आपके ऊपर एक प्रेशर सा बना रहता है कि नहीं कुछ कर मतलब टारगेट पूरा करना है, अकाउंट्स ओपन करने हैं, कल कैसे करेंगे? आपको ये सारी चीज़ों का बिल्कुल आपके मन में जो आपके माइंड पे जो बिल्कुल जो मेंटल आपकी जो स्थिति रहती है वो सही नहीं रहती है। आपको जो मेंटल पीस है वो तो बिल्कुल गायब ही हो जाता है एकदम से दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हमको इसे हम मेंटल हैरेसमेंट नहीं बोलें तो बताओ क्या बोलें? ये एक मेंटल हैरेसमेंट ही होती है कि आप इतने छोटे-छोटे बच्चे यहाँ पे जीडीएस में आ रहे हैं जॉब करने के लिए, कोई 12th पास करके जॉब करने के लिए यहाँ पे आ रहा है और उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता है। तो भाई कोई अच्छे जैसे अभी जो सारे लोग वो आ रहे हैं वो आगे अगर पढ़े लिख के और कुछ आगे और अच्छा भी कर सकते हैं। लेकिन जब किसी के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाएगा, तो भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि पढ़ाई करने के लिए हमको ये हमारा जो मेंटली स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो एक पीसफुल एनवायरनमेंट में पढ़ाई होती है और ऐसे डिस्टर्बेंस में मेंटल डिस्टर्बेंस आपको हो रहा है, आपको इतना ज़्यादा टारगेट के नाम पे आपको आपकी एस्थेसी करी जा रही है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप पढ़ाई पर कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि आपके 2-4 दिन तो बढ़िया से गुज़रते हैं, फिर टारगेट आ जाता है, फिर आपकी एस्थेसी करी जाएगी। मतलब आपको यहाँ पे चैन तो मिल ही नहीं पाता।
और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे इस जॉब में आ रहे हैं, ये सोच के आ रहे हैं कि हम आगे इसमें प्रमोशन ले लेंगे, ऐसा कि 3 साल बाद एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, एमटीएस के एग्ज़ाम में प्रमोशन ले लेंगे और 5 साल बाद पोस्टल असिस्टेंट का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि वो हमारी जो वैकेंसीज निकलती हैं, जो आप बोल रहे हो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज, वो बहुत कम निकलती हैं और अभी भर्ती आप देख रहे हो कि 40-40 हज़ार लोगों की भर्ती एक साल में की जा रही हैं। और जो सारी जो भर्ती की जा रही हैं वो हायर परसेंटेज, जैसे कि 98, 99, 100%, 100 आउट ऑफ 100 भी परसेंटेज लोग लेके आ रहे हैं। तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जब जो भी यहाँ पे लोग आ रहे हैं वो सारे इंटेलिजेंट हैं, या फिर मतलब तो सब लोग बहुत ही अच्छे पढ़ने वाले हैं। तो आगे इसमें भी आप जैसे वो वैकेंसी निकलती हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में, तो वो बहुत कम होती हैं। और जो सारे यहाँ पे यूनाइटेड माइंड्स जो आ रहे हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग, वो सारे अगर आगे एग्जाम देंगे तो उनमें से कितने लोग निकल जाएंगे, कितने लोग आगे पहुंच जाएंगे? बहुत कम। क्यों 40-40 हज़ार लोग हर साल यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं और वो सारे इंटेलिजेंट भर्ती हो रहे हैं, आगे वो सारे एग्जाम देंगे। तो सब लोग यही सोच के आ रहे हैं कि हम 3 साल बाद इससे निकल जाएंगे या फिर 5 साल बाद इससे निकल जाएंगे। तो दोस्तों ये भी एक मिथ है कि क्योंकि हर कोई नहीं निकल पाएगा, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पे निकल पाएंगे। बाकी के लोग तो यहाँ पे यहीं के यहीं जो जीडीएस में आए और जीडीएस में यहीं के फंस के रह जाते हैं। और मोस्टली लोगों की तो पढ़ाई ही नहीं हो पाती है दोस्तों। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो जीडीएस में आए थे यही सोच के ये एज पार्ट टाइम जॉब इसको लेंगे और आगे पढ़ाई करते रहेंगे और दूसरी चीज़ में निकल जाएंगे, लेकिन उनका वो इसी में फंस के रह जाते हैं, टारगेट्स के चक्कर में, ये प्रेशर के चक्कर में मेंटल डिस्टर्बेंस इतना हो जाता है कि वो इसी चीज़ में फंस के रह जाते हैं। दोस्तों ये बिल्कुल रियलिटी है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जीडीएस जॉब में आने के बाद आदमी पोस्ट ऑफिस के टारगेट ही करते रहता है और खुद के जीवन में उसने जो टारगेट बनाया है वो सब कुछ भूल जाता है। और कंडीशन ही ऐसी बन जाती है कि खुद के जीवन के टारगेट्स ध्यान ही नहीं रहते। बस एक ही टारगेट के नाम पे एक ही याद आता है कि पोस्ट ऑफिस के अकाउंट्स, बस टारगेट्स का इतना ही मतलब यहाँ पे रह जाता है। और दोस्तों ये जो मैंने आज इस वीडियो में बोला है वो सब कुछ जो मैंने खुद देखा है, खुद मैंने फील किया है, वो सब कुछ मैंने आज आपको बताया है। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस और कुछ डिफरेंट रहा हो, बट मेरा जैसा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने यहाँ पे शेयर किया कि यहाँ पे कैसा क्या सीन रहता है टारगेट्स को लेके, और जीडीएस को जो मेंटल हेरेसमेंट होती है वो इवेंचुअली जो टारगेट का प्रेशर रहता है वो कैसे जीडीएस की मेंटल हेरेसमेंट बन जाती है, वो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों ये तो सब कुछ रहा जो जीडीएस का टारगेट से रिलेटेड, जो कि जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता है। और दोस्तों आपका क्या कहना है इस जीडीएस टारगेट्स को लेके, और जो भी मैंने वीडियो में लेके बोला उससे आप क्या सोचते हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों आपसे एक और मैं बात बोलना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। अगर तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।